नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा आरक्षण की। और आरक्षण की बात क्यों? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, बल्कि मैं कहूंगा पिछले कुछ महीनों से देश में जातिगत जनगणना की गूंज है। भाई, पिछड़ी जाति की गिनती होनी चाहिए और आरक्षण भी आबादी के हिसाब से अब मिलना चाहिए। शुरुआत हुई बिहार से, जहां जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी भी कर दिए गए हैं, लेकिन अब दरअसल आरक्षण पर एक भीषण शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, महाराष्ट्र में तैयार होता दिखाई दे रहा है, उसकी तैयारी हो रही है। और ऐसा क्यों है? मोहन जरांगे, ये नाम आपने सुना होगा, मराठा आरक्षण के मामले में यह आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। अगस्त और सितंबर के महीने में भी ये अनशन पर बैठे थे कि भाई मराठाओं को पिछड़ी जाति माना जाए और उसी हिसाब से उन्हें आरक्षण भी दिया जाए। वो तो पिछड़ गए। ये बात और है कि अब तक 1960 में महाराष्ट्र जब एक अलग राज्य बना, गुजरात और महाराष्ट्र का विभाजन किया गया, तब से अब तक जितने भी कैबिनेट बनी हैं, जितनी सरकारें बनी हैं, 52% से ज्यादा मंत्री मराठा रहे हैं। 20 मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र में, उनमें से 12 मराठा हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। अब मराठा युवा कह रहे हैं भाई हमें भी आरक्षण दो। उसी बात पर एक भरोसा, एक आश्वासन दिया था एकनाथ शिंदे ने, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, मनोज जरांगे को। उन्होंने कहा ठीक है, 40 दिन की डेडलाइन देता हूं, कर दीजिए, वरना फिर से आंदोलन शुरू होगा, फिर से अनशन होगा। अब यह मियाद कल दशहरे के दिन 24 अक्टूबर को खत्म हो रही है और जरांगे अब कह रहे हैं कि 25 तारीख से मैं तो अनशन पर बैठ जाऊंगा। अन्न ही नहीं बल्कि जल भी त्याग दूंगा। अन्न और जल कुछ नहीं लूंगा। और सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो 28 तारीख से तमाम गांव वाले भी इस आंदोलन, इस अनशन का हिस्सा बन जाएंगे। और पिछले 40 दिनों में क्या हुआ है, यह मांग और जोर पकड़ती दिखाई दे रही है। 4 नौजवानों ने आत्महत्या भी कर ली है। अभी 2 दिन पहले ही नांदेड़ में शुभम पवार ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। 18 अक्टूबर को मुंबई में सुनील कावले ने आत्महत्या कर ली। सुदर्शन कामरीकर, इन्होंने 18 सितंबर को आत्महत्या की। 6 सितंबर को एक किसान ने कुएं में छलांग लगा दी, प्राण त्याग दिए। तो यह अब गले की हड्डी बन गया है सरकार के लिए। और सरकार की बनावट पर भी गौर करने की जरूरत है। यह जो महायुति सरकार है, सबसे बड़ा दल बीजेपी, फिर शिवसेना 2 फाड़ हुई तो शिवसेना शिंदे गुट बना और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री भी बन गए। और तीसरा एनसीपी, वो भी 2 फाड़ हुई और अजित पवार अपने चाचा का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ हो लिए। अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, उन्होंने ये भरोसा दिया है। वो खुद मराठा हैं, अजित पवार भी मराठा हैं, 30% से आबादी है मराठाओं की। 100 से ज्यादा सीटों पर असर डालते हैं वो सीधे सीधे, बिखरे हुए हैं पूरे महाराष्ट्र में, पर 288 जो विधानसभा की सीटें हैं उनमें से 100 पर सीधा असर है। पर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले तो लोकसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद हैं विधानसभा चुनाव। लोकसभा में 48 सीटें हैं। बीजेपी पिछली दफा 48 में से 42 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जो गठबंधन था उसका शिवसेना के साथ। अब वो बहुत जरूरी हो जाता है कि वही मजबूती वो आने वाले चुनाव में भी दिखाएं।
तो अब मराठा कह रहे हैं कि हमें पिछड़ी जाति मानो, हमें कुणबी मानो। अब ये अपने आप में एक और खेल है, बड़ा दिलचस्प है, गौर कीजिएगा। कुणबी क्या है? कुणबी हैं जो खेती और किसान हैं, किसानी से जुड़े हुए लोग। वहां पर पिछड़ी जाति का उन्हें दर्जा मिला हुआ है। इसमें अब दिलचस्प बात क्या आती है कि कुछ इलाकों के जो मराठा थे, विदर्भ, कोंकण, उत्तरी महाराष्ट्र, यहां के मराठाओं ने कहा कि हम तो भाई कुणबी बनने को तैयार हैं। कुणबी बन गए, पिछड़ी जाति का दर्जा मिल गया। लेकिन मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र के लोग जो मराठा थे, उन्होंने कहा अरे भाई हम तो सवर्ण हैं, हम ऊंची जाति के हैं, हम साधन संपन्न हैं, हमें पिछड़ा कहने की हिमाकत क्यों कर रहे हो, हमें नहीं चाहिए ये दक्षिणा। तो वो मराठा रह गए, वो पिछड़ी जाति नहीं बन पाए। बल्कि 2 दशक पहले वक्त ऐसा भी आया कि कुणबी कहने लगे कि भाई हम साधन संपन्न हो गए, अब हमें पिछड़ी जाति ना माना जाए। पर यह समय का रेला है, यह वक्त का चक्र है कि अब पिछड़ा होना ज्यादा फायदेमंद दिखता है लोगों को, यह गाली नहीं दिखती, यह तमगे के तौर पर अब देखा जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि भाई हमें आरक्षण दो। आपस में शादी नहीं करते कुणबी और मराठा, वैवाहिक संबंध नहीं बनाते, पर राजनीति फंस गई है इस खेल में। राजनीति कैसे? बीजेपी के पास बड़ा मराठा नेता तो है नहीं, पर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, भरोसा उन्होंने दिया है। अजित पवार भी मराठा हैं, और अगर मराठाओं को ओबीसी आरक्षण मिल गया तो वो तो ज्यादा हिस्सेदारी उनकी हो जाएगी। तो बाकी जो पिछड़ी जाति हैं, जिन्होंने बढ़ चढ़कर बीजेपी का साथ दिया है, लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी, 2014 से 2-2 लोकसभा 2-2 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, वो कह रहे हैं कि इनको क्यों दोगे भाई। अब बीजेपी पशुपेश में है, देवेंद्र फडणवीस सवालों के घेरे में है, राम कदम ने भी ये वैवाहिक संबंध ना बनाने वाला सवाल उठा रखा है। छगन भुजबल जो अब महायुति के मंत्री हैं, बाकायदा पिछड़ी जाति से आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, मराठाओं को नहीं मिलना चाहिए। तो रायता फैल गया है और नफे और नुकसान का आकलन भी लगातार किया जा रहा है। उसमें आगे कुछ और डिटेलिंग में आपको देने वाला हूं, पर यह बात अब महाराष्ट्र तक महदूद होती या दिखती नहीं है। वो क्यों? क्योंकि दरअसल जातिगत जनगणना का जो ये जिन है, ये बोतल से निकल चुका है बिहार में, जैसा मैंने आपको पहले बताया। अब तो आरक्षण देने की बारी है। अगली विधानसभा का सत्र होगा, आरक्षण भी लागू करेंगे नीतीश कुमार, जो हमारे पास जानकारी है। और नीतीश के ही सुर में सुर मिला रहे हैं राहुल गांधी। वो कह रहे हैं जितनी आबादी उतना हक। और यह बात छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जो चुनावी राज्य हैं, वहां खुलकर घोषणा कर रही है कांग्रेस, हम आएंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे, आरक्षण भी उसी हिसाब से लागू करेंगे। बीजेपी कह रही है जातिगत जनगणना वो कराना नहीं चाहती, पर राज्य करवाना चाहें करवा लें, केंद्र की तरफ से वो करवा नहीं रहे। और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि भाई सबसे बड़ी जाति तो गरीब है, और गरीब कल्याण ही सबसे बड़ा सामाजिक न्याय है। आरक्षण देना यह सामाजिक न्याय नहीं, गरीब कल्याण कीजिए। तो जान कहीं ना कहीं सांसद में अटकी हुई है तमाम राजनीतिक जमात की, और जो ये बिसात बिछाई जा रही है, किसका नफा होगा, किसका नुकसान होगा, यह अपने आप में अहम सवाल। ऐसे में आज का सीधा सवाल बिना लार लपेट आपसे हम पूछ रहे हैं, मराठा आरक्षण किसे देगा टेंशन,
और जितनी आबादी उतना हक, यही लड़ाई 24 तक, 2024 के लोकसभा चुनाव तक चर्चा में मेरे साथ शिंदे गुट जो है शिवसेना का, उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीषा कायंदे, एनसीपी अजित पवार गुट के महासचिव भी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं बृजमोहन श्रीवास्तव, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सचिन सावंत, जाने माने समाजशास्त्री और इन विषयों पर अध्ययन करते हैं, गंभीर अध्ययन करते हैं, प्रोफेसर बद्री नारायण और वरिष्ठ पत्रकार संदीप सोनवलकर भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो मनीषा, गले की हड्डी बन गया है, कल 40 दिन की मियाद पूरी हो रही है, आरक्षण दे देंगे मराठाओं को? देखिए, मेरी भूमिका बताते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि पिछली बार जब देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार थी तो उन्होंने बहुत ही प्रामाणिक प्रयत्न किए कि मराठा समाज को आरक्षण मिले। हाईकोर्ट में जीते भी थी सरकार, सुप्रीम कोर्ट में किसी कारणवश हम जीत नहीं पाए। मगर एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी की, शिवसेना की जो भूमिका है कि मराठा समाज को जो है काफी उन पर अन्याय हुआ है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। मगर पिछले 50 साल में जो मराठा नेता महाराष्ट्र में थे, जो अहम पद पर थे, बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए जो मराठा समाज से थे, मगर वो मराठा समाज को आरक्षण देने में असफल रहे। ना ही उनकी कभी ये कोशिश रही कि प्रामाणिक प्रयत्न भी उन्होंने कभी किए नहीं। और काफी सारे मराठा नेता मुख्यमंत्री बने, काफी बड़े पद पर काम किए, मंत्री भी बहुत सारे बने। आप अगर लिस्ट देखें तो उन्होंने अपने समाज के लिए क्या किया। जो आज सवाल पूछ रहे हैं तो उन्होंने पहले ये बताना चाहिए कि उन्होंने क्या प्रयत्न किए। अब कल की बात देखिए कि महाराष्ट्र अभी के आपने, मुख्यमंत्री जो आप है, हिस्ट्री में चली गई मनीषा, सवाल ये है 40 दिन की अब मियाद मैं दी वर्तमान गई की थी, तरफ आ रही हूँ। 40 दिन आपकी सरकार अब मैं ने वर्तमान की मांगे, तरफ आ रही हूँ। 14 अक्टूबर को क्यूरेटिव पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में डाल दी, लेकिन मनोज जारंगे और बाकी जो लोग हैं वो कह रहे हैं भैया हमें आरक्षण चाहिए। क्या सरकार आरक्षण देने की स्थिति में है? 4 लोगों ने आत्महत्या भी कर ली है। क्या मैं इस सवाल का जवाब दे सकती हूँ? जी प्लीज। तो ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे और दोनों जो उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा पवार, इन्होंने बहुत ही क्लियर कट ये मैसेज दिया है कि मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए सरकार कटिबद्ध है। और जो कायदे के फ्रेमवर्क में बैठे इस प्रकार का आरक्षण की बात हो रही है। और जहां तक पार्टी का सवाल है, देखिए सरकार अपनी बात रखेगी, मुख्यमंत्री उन्होंने कहा है सरकार के प्रतिनिधि होने का, मगर शिवसेना की एक प्रतिनिधि के तौर पर, प्रवक्ता के तौर पर मैं यह कहना चाहती हूँ कि शिवसेना हमेशा ही मराठा समाज को अन्याय हुआ है, ये हम मानते हैं, उनको आरक्षण भी मिलना चाहिए, ये भी हम मानते हैं। और मुख्यमंत्री, ये उनके बहुत ही प्रामाणिक प्रयत्न है कि मराठा समाज को आरक्षण मिले। आप इसके भी बारे में बहुत संभल कर बोल रही हैं मनीषा। सरकार भी फूंक फूंक कर कदम क्या इसलिए भी रख रही है कि ये सिर्फ मराठा समाज को आरक्षण देने की बात नहीं है, उन्हें देंगे तो कुणबी समाज नाराज हो जाएगा, बाकी जो पिछड़ी जातियां हैं कि अरे ये आकर सारी मलाई काट ले जाएंगे, 52% तो इनके मंत्री रहते हैं, 20 में से 12 मुख्यमंत्री मराठा रहे हैं, हम कहाँ के रह जाएंगे। खेल इतना आसान नहीं है जितना आप इसे बनाने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, हम ये कभी नहीं कह रहे कि ये कोई आसान बात है, क्योंकि आफ्टर ऑल लीगल फ्रेमवर्क भी है सुप्रीम कोर्ट के सामने। जब देखिए हाई कोर्ट में हम जीते थे, सुप्रीम कोर्ट में वो हम जीत नहीं पाए। तो इस बार जब क्यूरेटिव पिटीशन डाला है तो क्यूरेटिव पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, मगर इस सभी को एक लीगल फ्रेमवर्क में बिठाना होगा। बार बार मराठा समाज का कोई अपमान हो, बार बार उनके पास निराशा हो, इस प्रकार का प्रयत्न हम करेंगे। बीजेपी पिछड़ी जाति, बाकी पिछड़ी जाति बढ़ चढ़कर बीजेपी के लिए वोट करती है, बीजेपी को वो वोट बैंक संभालना है, आपके नेता खुद मराठा हैं, उन पर जिम्मेदारी मराठा वोट बैंक की डल गई है। गलत रीड कर रहा हूं मनीषा? देखिए,
इसमें देखिए, जब तक आप देखिए कि जब तक आरक्षण की बात पूरी नहीं हो जाती, तब कब तक तक पूरी जरंगे होगी? पाटिल से ये अभी देखिए, ये 2014 से तो पृथ्वीराज चौहान की सरकार हाँ, थी, फिर देवेंद्र फडणवीस भी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भी किया, आरक्षण लागू भी हुआ, 16%, हाई कोर्ट ने 12% उसे घटाकर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ही खारिज कर दिया। ये मैं पूरा देखिए, इतिहास जानता हूं 10 साल देखिए का। सुप्रीम नया देखिए क्या आप होगा मनोज जरंगे या पाटिल ये का रण जो भीषण आंदोलन है, होगा? वो उन्होंने बार बार कहा है कि हमको मुख्यमंत्री पर विश्वास है, और मुख्यमंत्री ने बाकायदा जाकर उनका वो फास्ट भी तोड़ा था, उनको फल का रस पिलाकर उन्होंने अपना आंदोलन कुछ दिनों के लिए रोक दिया था। अब देखिए, जरंगे पाटिल जी से मैं एक ही विनती करूंगी कि वो अपने समाज के युवकों से, सारे मराठा समाज के युवकों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप आत्महत्या जैसे इसे कदम न उठाएं और अपने परिवार को दुख में और तकलीफ में न डालें। ये जरंगे पाटिल जी ने अपने सारे समाज को कहना चाहिए। देखिए, आरक्षण का मुद्दा जो है वो एक का हो गया तो दूसरा कोई कोर्ट में चला जाता है, तो इसीलिए इस प्रकार का जो लीगल फ्रेमवर्क में बिठाना, ये सरकार की पूरी कोशिश है। इतना ही मैं इस वक्त पर कहना चाहता हूँ। तो परिवार की तकलीफ ही नहीं, मराठा समाज की भी तकलीफ है क्या? और इसका इलाज दरअसल ब्रजमोहन श्रीवास्तव आपके पास अभी फिलहाल दिख नहीं रहा है। देखिए संदीप जी, सबसे पहले तो मैं जिन लोगों ने इस आंदोलन के दौरान जिनकी मृत्यु हुई है, मैं सबसे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये बात सच है कि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, और इस संवेदनशील मुद्दे पर महाराष्ट्र की जो वर्तमान सरकार है बहुत ही गंभीरता के साथ इस पर विचार भी कर रही है। यही कारण है कि क्यूरेटिव पिटीशन भी इसको लगाई गई, क्योंकि अंततः इसका फैसला तो कानून के माध्यम से ही होना है। लेकिन ये बात भी के जानकार आप भी हैं, जिस प्रकार ये हमारे लिए ब्रजमोहन वोट का मामला श्रीवास्तव नहीं है। कानून के जानकार आप भी हैं, थोड़ा बहुत पत्रकारिता करते हुए कानून मैं भी समझने लगा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जब आरक्षण वो खारिज कर दिया, क्यूरेटिव पिटीशन वगैरह से कुछ होने वाला नहीं है, वो एंटरटेन हो गई बहुत है, निकलेगा कुछ नहीं। अगर मैं ये गलत कहूं तो गलत हूं क्या, अगर ये मैं कह रहा हूं तो? संदीप जी, मैं आपकी इस बात से नहीं संदीप जी, मैं आपकी इस बात से असहमत हूं, क्योंकि लोकतंत्र में अंततः जो फैसले हैं वो फैसले या तो लोकसभा में होंगे क्योंकि कानून वहां बनना है, या उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट में होगी। लेकिन हमारे लिए ये मुद्दा चुनाव और वोट से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। ये मुद्दा एक सामाजिक संरचना का और एक सामाजिक दायित्व का है, वोट से नहीं जुड़ा है, पूरा करने के लिए हमारी सरकार हमेशा तैयार है। वोट से जुड़ा नहीं है। छगन भुजबल कहते हैं कि हमारे मराठाओं को लिए वोट से जुड़ा होगा। आप ही के नेता है ना छगन भुजबल, मंत्री भी हैं, वो कहते हैं नहीं बाकी पिछड़ी जातियों के लिए के साथ अन्याय हो जाएगा। नहीं, वो विरोध कर रहे हैं ना। आदरणीय छगन भुजबल साहब को गलत ढंग से इंटरप्रिटेट किया जा रहा है। ना बिल्कुल नहीं। उन्होंने मराठा आंदोलन का कोई विरोध नहीं किया, रिजर्वेशन का विरोध नहीं किया है। उनका कहना यह कि जो सारे लोगों का जो हक है वो मिलना चाहिए, लेकिन किसी का हक छीन कर नहीं। यह है स्पष्ट, और इस बारे में हम लोगों का बिल्कुल स्पष्ट सोचे। तो यही दिक्कत है ना, पेच यही है कि मराठा भी पिछड़े वर्ग में आ जाएंगे तो दूसरों का हक छिन जाएगा। उनको डर ये है, उनको आशंका यही है। भाई 30% है मराठा। देखिए, आप जो भी आशंका है उस आशंका को दूर करने का काम हम लोग करेंगे ना। हम आपका सहयोग लेंगे, हम मीडिया का सहयोग लेंगे, हम उन लोगों से सीधी बातचीत करेंगे। तो ये इस प्रकार का, लेकिन फिर भी मैं फिर कहना चाहता हूं, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस और आदरणीय अजीत दादा पवार इस मामले को लेकर बेहद गंभीर हैं, और इसका बहुत अच्छा कोई हल निकालने के लिए लगातार प्रयास भी हो रहा है। निकालने की डेडलाइन 24 तारीख थी, कल की तारीख थी। दायित्व से ज्यादा बड़ा मुद्दा है चुनाव के मुकाबले। नहीं, कल निकल जाएगी, कल तक हल निकल जाएगा। कल तक तो मैं नहीं सोचता कि कल तक हल निकल पाएगा, क्योंकि इस पर बहुत सारी चीजें, लेकिन उनके साथ बात करेंगे। पिछली बार भी जब ये आंदोलन था तो आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने जाके चर्चा की, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मराठा क्रांति के नेताओं को कि उन्होंने उनके उस अनुरोध को स्वीकार किया
और फिर पीछे हटे वो लोग। तो वो लोग भी जानते हैं इस बात को, और समझदार समाज है, वो जानते हैं कि मराठाओं में क्या ये फीलिंग भी आ रही है इसका हल निकलेगा कि देवेंद्र फडणवीस नहीं चाहते मराठाओं को आरक्षण मिले? नहीं, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा है, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा। अभी जब पिछले महीने की बात है, उस पर भी उन्होंने कथनी साफ साफ करनी कहा है। में बाज़ कोई भी, दफा मैं फर्क हो सोचता हूं जाता है। कि कोई भी समझदार व्यक्ति, नहीं, मैं नहीं समझ रहा। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब भी इसके समर्थन में है, और यह कहना कि आदरणीय भुजबल साहब या देवेंद्र फडणवीस साहब इसके विरोध में है, तो मैं पूरी तौर से इसको नकारता हूं। यह किसी भी हालत में सही नहीं है, सही नहीं है। सचिन सावंत, इस मामले में तकनीकी पेच इतने हैं, और मैंने इसलिए जिक्र किया कि पृथ्वीराज चौहान वो मराठा आरक्षण लेकर आए थे 2014 में, फिर देवेंद्र फडणवीस की सरकार भी आ गई, लागू भी हुआ, 16 से 12% हाई कोर्ट ने घटा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर हटा दिया। तो इसमें कानूनी दांव पेच इतने हैं, पर क्या आपको राजनीति करने का एक माकूल मौका मिल गया है? ये राजनीतिक औजार के तौर पर विपक्ष, क्योंकि आप विपक्ष में हैं अब, इस्तेमाल कर रहा है क्या? देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि बेहद अफसोस की बात है कि मराठा समाज की जो मांगे हैं या उनकी भावनाएं हैं, उसको नज़रअंदाज करने का काम ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा सरकार कर रही है। मतलब आज ही का अगर आप उदाहरण देंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो अभी श्रीवास्तव जी के नेता हैं अजित पवार जी, ये कास्ट सेंसस की मांग कर रहे हैं, और दूसरी ओर आज ही देवेंद्र फडणवीस जी उसको खारिज कर रहे हैं। तो एक वाक्यता, एक मत इस सरकार में है नहीं। दूसरी ओर जहां तक बात है कि इस सरकार ने मराठा आंदोलन को भड़काने का काम कैसे किया, इन्होंने तो लाठीमार किया था। तो गृह मंत्री कौन थे? देवेंद्र फडणवीस जी थे, जो जरांगे पाटिल जी के आंदोलन को तोड़ने के लिए उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, मराठाओं को मारा बेहद गंभीरता से। और उसके बाद में जब आंदोलन का अंतिम तौर पर पहुंच रहा था, उस वक्त में वो फडणवीस जी ओबीसी के आंदोलन में गए, लेकिन मराठाओं के आंदोलन में गए नहीं। देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता मराठाओं को आरक्षण देने की कभी नहीं थी, आरक्षण के खिलाफ है। वैसे तो आज जो पृथ्वीराज चौहान जी की बात कर रहे हो, जो एक्ट है ईएसबीसी एक्ट, फिर उसको एसीबीसी किया गया, ये एक्ट ही हम लोगों की सरकार ने लाया था, और उस वक्त में इमीडिएटली अध्यादेश निकालकर, ऑर्डिनेंस निकालकर हमने वो जारी भी किया था। लेकिन उसको लैप्स करने का काम इन्होंने किया 2014 में। उसके बाद में हाईकोर्ट में 3 साल लगाया, मराठा समाज ने 58 मोर्चे निकाले, और उसके बाद में ये लोगों ने हाईकोर्ट में जो प्रयत्न किया, उस वक्त में हाईकोर्ट ने निर्णय मराठा आरक्षण के बाजू में दिया था। उसके बाद में इमीडिएटली जैसे आरक्षण का निर्णय हाईकोर्ट में आता है, उच्च न्यायालय में आता है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, आरएसएस से जुड़े हुए लोग, जो सेव मेरिट सेव नेशन जैसी संस्था है, उनको भेजा जाता है सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण का विरोध करने के लिए। जो मराठा आरक्षण का विरोध करने वाले लोग हैं उच्च न्यायालय में भी, वो भी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। मराठा आरक्षण का तो ये तो पूरा मराठा समाज जानता है कि क्यों इस तरह से एक तरफ से दिखा। एक मिनट सुनिए ना, मराठा आरक्षण का विरोध करने वाले स्वयं मराठा थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कहते रह गए आरक्षण ले लो, कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हम तो साधन संपन्न हैं, हम तो अगड़े हैं। गलत जानकारी तो नहीं दे रहा। काका कालेलकर आयोग के सामने भी ये बात कही गई, और 2 दशक पहले तो कुणबी कह रहे थे कि हम भी अगड़े हो गए, हमारा भी ये पिछड़ी जाति वाला कार्ड ले लो। अब सब कुणबी बनना चाह रहे हैं। देखिए ये राजनीति नहीं हो रही तो क्या हो रहा है, मैं ये समझना चाह रहा हूं। नहीं, देखिए समाज, देखिए संदीप जी, ये समाज की मांगे हैं। देखो, मराठा समाज महाराष्ट्र में मांग कर रहा है, जाट मांग कर रहे हैं, पटेल समाज मांग कर रहा है। ये सब कृषक समाज है, खेती से जिनका पूरा पेट चलता है। आप अगर सिर्फ राजनीतिक तौर पर इसको देखोगे तो वो नहीं चलेगा। आप ग्राम स्तर पे जाके देखोगे तो सबसे गरीब, बेरोजगार, और उसके बाद में भी आत्महत्या करने वाला, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो आत्महत्या हो रही है आज, वो मराठा समाज में हो रही है। तो ये जो आर्थिक विपत्तियां पिछले 9 साल में मोदी जी के शासन में आई है, बेरोजगारी का स्तर बढ़ गया है, तो इससे माध्यम से, ये आरक्षण के माध्यम से अपना उपाय देख रहे हैं कि ये हम लोगों को ये मार्ग हो सकता है हमको हमारा न्याय मिलने के लिए। उपाय में आप वोट भी खोज रहे हैं। देना चाहती है। सचिन, मंडल आयोग वो पूरे 80 के दशक में सरकार आपकी थी, पूरे दशक ठंडे बस्ते में रखा, वो तो वीपी सिंह लेकर आए।
ये पिछड़ी जाति को आरक्षण की बात तो मंडल देखिए, आयोग को लागू कर जमीन पर उतारा वीपी सिंह ने, आपने तो नहीं उतारा था। देखिए ऐसा है कि पहली चीज, जब माहौल किस तरह का होता है, लोगों में विसंवाद न हो, ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की रही। तो लेकिन अगर आप कहोगे कि पिछड़े लोगों को, पिछड़े जातियों को न्याय नहीं देना चाह रही कांग्रेस, ये तो गलत है पूरी तरह से, क्योंकि उसका पूरी तरह से समर्थन किया होगा तो कांग्रेस पार्टी ने किया होगा। मंडल कमंडल आयोग जो आंदोलन चला, उसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका क्या थी? उन्होंने तो उसमें समर्थन किस मुद्दे पर निकाला था? तो ये सभी आगे हैं लोगों के सामने, और इसी वजह से दिखाई दे रहा है कि 2014 से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और मराठा समाज को सिर्फ ये एक तरह से एक झुंझुना दिखाने की कोशिश होती है। दूसरी ओर मराठा समाज के ये जो आरक्षण की मांग का विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग उच्चतम न्यायालय में जाते हैं, आरएसएस के लोग जाते हैं, और उसका उत्तरदायित्व किस पे जाता है? भारतीय जनता पार्टी पे जाता है। आज ये आरोप जेडीयू के नेताओं ने भी लगाए, जातिगत जनगणना जब हो रही थी बिहार में कि भाई आरएसएस के लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए वगैरह वगैरह वगैरह, वहां भी हुआ। तो अब मतलब ये राजनीति का जो चक्र है वो पूरा फुल सर्कल घूम गया है। अब आपके नेता जितनी आबादी उतना हक तक की पैरवी कर रहे हैं, मतलब ये अब 24 की लड़ाई हो गई है। ये सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं है। 2011 में ही कास्ट सेंसस हो चुका था। संदीप जी, देश भर में पहली बार कास्ट सेंसस करने का काम किया होगा तो यूपीए सरकार ने किया था। उसमें उस पर बैठ गए, एरर्स थे, उसको क्लीन करके, डेटा क्लीन करके लाना था। 2015 से भारतीय जनता पार्टी उस पर बैठी हुई है। आप भी तो बैठ गए थे 2013 में, आपके कैबिनेट में भी विरोधी सुर थे। मैं कर रहा था सक्रिय पत्रकारिता उस समय, त्रुटियां थी, हाँ, उसको कोशिश कर रहा था। देखिए कि संदीप जी, उसमें वो डेटा पूरी तरह से शुद्ध नहीं था, उसको शुद्ध करने की कोशिश की जा रही थी और 98% तक हुआ था। 2015 से भारतीय जनता पार्टी, तो आप कह रहे हैं डेटा शुद्ध नहीं था। ठीक है, ठीक है संदीप सोनवलकर, डेटा शुद्ध नहीं था, पर यहां पर विशुद्ध राजनीति हो रही है क्या? और ये किसके गले की फांस बनता दिख रहा है, ये मराठा आरक्षण का मुद्दा? तो पहले भी कहा था कि महाराष्ट्र इस समय एक प्रयोगशाला हो गई है। तमाम तरह के राजनीतिक प्रयोग महाराष्ट्र में हो रहे हैं। पहले सरकार बनाने के तरह तरह के प्रयोग हुए, अब ये जातिगत आरक्षण के प्रयोग हो रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर इसके जो एक तरीके से जो पहलू है, बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन जो साफ दिख रहा है वो ये कि जो पटेल आंदोलन में हुआ था, आपको याद होगा, या जो जाट आंदोलन में हुआ था, उसका आपको याद होगा, एक बड़ी जाति बनाम बाकी जाति। अब एक तरीके से ये कहे कि जो सबसे मजबूत उस राज्य की जाति है उसके खिलाफ बाकी लोग, और वो जो बाकी लोग हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हैं। महाराष्ट्र में भी ये कोशिश होते हुए दिखाई दे रही है। मराठा चूंकि लगातार अभी पिछले कई सालों से कांग्रेस के साथ रहे, और अब जो शरद पवार के प्रति सिंपैथी आई है, या ये कई जो युति जो पिछली सरकार थी जहाँ पे अशोक चव्हाण और शरद पवार और तमाम लोग थे, उस तरफ मराठाओं का झुकाव दिख रहा है। तो जाहिर तौर पर ऐसी बिसात बिछाई जा रही है कि मराठाओं को लगे कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए वो एकजुट हो। और जहां मराठा एकजुट होंगे, ये बात मान के चलिए आप महाराष्ट्र में, कि जहां मराठा एकजुट होंगे तो दूसरी तरफ ओबीसी जाएगा। बीजेपी पहले भी एक माधव का प्रयोग कर चुकी है, माधव यानी, और इसमें ठीकरा फूट जाएगा, बलि का बकरा बन जाएंगे एक नाथ शिंदे, वो खुद मराठा है। निश्चित जो एक नाथ शिंदे साहब बहुत मुश्किल में है, क्योंकि वो निर्णय ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि निर्णय उनके हाथ में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि ट्रिपल टेस्ट कराइए। अभी एक महाराष्ट्र में जो स्थानीय निकाय चुनाव है, कई महीनों से ओबीसी के सवाल, हाँ, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, हाँ, लेकिन वो नहीं करा रही सरकार। जब तक आप पहले वो नहीं कराएंगे तो आरक्षण तो बहुत दूर की बात है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आपको वो तो कराना पड़ेगा। ट्रिपल टेस्ट जो आप करा लेंगे, उसके बाद स्थानीय निकाय के चुनाव सबसे पहले होंगे, उसके बाद मराठा आरक्षण का सवाल आएगा। मुझे नहीं लगता कि मराठा आरक्षण का अभी कोई मजबूत कदम उठाया जा रहा है। राजनीति हो रही है, और जाहिर तौर पर राजनीति में बिसात साफ दिख रही है कि धीरे धीरे एक तरीके से एक नाथ शिंदे और यहाँ तक अजीत पवार साहब को भी मुश्किल आ रही है, क्योंकि इन दोनों की मराठा गैर मराठा की राजनीति का दौर शुरू हो गया है महाराष्ट्र की राजनीति में। बिल्कुल दिख रहा है ये सामने कि मराठा और गैर मराठा राजनीति का शुरू हो गया। इसमें तमाम तरह के सवाल उठाएंगे, और कोई कारण नहीं है कि अचानक जो नारायण राणे साहब है, जो बीजेपी के वैसे बहुत बड़े नेता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने बीजेपी के मंच से बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरीके से कह दिया कि मराठा जो असली हैं उनको जरूरत नहीं है आरक्षण की। तो ये क्यों कहा या कहलवाया गया, वो भी ऐसे समय पर जबकि
जरांगे पाटिल ने डेडलाइन तय करने का दिन बताया था, उसी दिन ये कहा गया। तो राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है, दोनों तरफ से हो रही है। जाहिर तौर पर इस राजनीति में नुकसान जो होगा वो ये दिखेगा आने वाले टाइम में, कि जो समाज में जो विभाजन है वो बहुत ज्यादा। और अभी एक खतरा और है, गांव गांव में मराठाओं ने एक आंदोलन किया है कि नेताओं की एंट्री बंद की है। 100 से ज्यादा ऐसे गांव है पूरे महाराष्ट्र में जिसमें नेताओं की एंट्री बंद कर दी। तो कहीं ये सामाजिक विभाजन की जगह न बन जाए, ये बहुत खतरा दिखता है। मनीषा, जो संदीप कह रहे हैं इत्तेफाक रखती हैं? ये मराठा गैर मराठा कार्ड हो गया है। गैर मराठा जो पिछड़े हैं, बीजेपी के समर्थक रहे हैं, बीजेपी को सूट करता है, और आप यू आर इन अ बिग सूप। देखिए, ये जैसे कि मैंने पहले कहा, माननीय देवेंद्र फडणवीस, सारे मराठा जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हुए, आप देखिए प्रामाणिक प्रयत्न जो रहे जो देवेंद्र फडणवीस जी ने किए, और हम हाईकोर्ट में जीते भी, सुप्रीम कोर्ट में हम कम करे। अब ऐसा है कि ये राजनीति तो हो रही है, मगर सवाल ये है कि जो मराठा समाज डिजर्विंग है, तो मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। उनको ट्रिपल टेस्ट की तैयारी कर ली आपने? हुआ है पर हम मानते हैं। देखिए, अब देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा इसका जवाब मैं दे सकती, आप मुझे वही सवाल बार बार पूछेंगे। और किसी तरह मराठा नेताओं को, जैसे एकनाथ जी शिंदे हैं या अजीत पवार जी है, तो उनको कोई अड़चन में डालने की कोशिश कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है, आप ये मान रही हैं? प्रामाणिक, इसको हम ये बताना चाहते हैं कि वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे और अजित पवार को टाइट स्पॉट में भी क्या रखने की एक राजनीतिक कोशिश भी हो रही है। प्रोफेसर बद्री नारायण, सिर्फ मराठा आरक्षण की बात नहीं है, जातिगत जनगणना, उससे जुड़ी आरक्षण की मांग, जातिगत जनगणना बिहार में मुकम्मल हो गई है। ये राजनीतिक एक और अध्याय मंडल की राजनीति का जुड़ता दिख रहा है क्या आपको? संदीप जी, एकदम ये जो आरक्षण का जिन है ये निकल चुका है और ये अब अंदर नहीं लौटेगा। और ये किसी के भी आरक्षण क्या किसी को भी विरोध करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि ये हर आरक्षण अपने आप में चुनाव की राजनीति से जुड़ी हुई है। तो अब ये जो ओबीसी आरक्षण का पूरा जो कार्ड खेला जा रहा है या पॉलिटिकली ये क्राफ्ट किया जा रहा है और मंडल 2 इसको नाम दिया जा रहा है, इसके बारे में दो ओपिनियन है। एक, जो हमारे अपोजिशन पॉलिटिशियंस हैं वो बहुत अपेक्षा रख रहे हैं कि इससे बहुत बड़ा एक वोट बैंक उनको मिल जाएगा, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि ये ठीक है कि आरक्षण एक कास्ट आइडेंटिटी बेस्ड एस्पिरेशन है। और आपने एक अच्छी बात कही कि जो पहले ऊपर की जातियां थी वो अब नीचे हो जाने की मांग कर रही हैं। यानी पहले संस्कृताइजेशन होता था कि नीचे से हम ऊपर जाना चाहते हैं, अब वो ऊपर से नीचे आना चाहते हैं क्योंकि वहां पे वो उनको लाभ दिख रहा है जो राज्य द्वारा दिया हुआ लाभ है। तो ऐसे में क्या होगा संदीप जी कि उनको लगता है कि इससे बड़ा उनको वोट बैंक मिल जाएगा, लेकिन हमारा मानना है, जितना मेरी समझदारी है, कि ये मंडल 1 का समय नहीं है। मंडल 1 के समय में और इस समय में बहुत फर्क है। मंडल 1 के जो समय था उस समय में, उसके बाद न्यू लिबरल इकोनॉमी आ गई, नव उदारवादी अर्थव्यवस्था आ गई, एक नया एस्पिरेशन विकसित हो गया, सोशल कम्युनिटीज की चाहतें बदल गई, एक विकास के साथ जुड़ने की वो हो गई। तो उसने कास्ट आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं डाइल्यूट किया। मैं यहाँ पर एक मिनट प्रोफेसर बद्री नारायण रोकना चाहूंगा, क्योंकि आपका बिल्कुल सटीक विश्लेषण है। 1992 के बाद अर्थव्यवस्था खुली, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, बदलाव जहनियत में, मानसिकता में भी आया, पर पिछले 3-4 साल जो गुजरे हैं और ये यकायक ये जो मांग और हिस्सेदारी की बात होने लगी, उसमें कोविड काल, वो संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल, यूक्रेन रूस का युद्ध, वो अस्थिरता जिसके चलते के शेप्ड रिकवरी हो रही है, वी शेप नहीं। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, और बहुत सारे आंकड़े इस बाबत आ चुके हैं। 1% जनसंख्या 43% देश की कुल संपत्ति रखे, अगर 10% टॉप 10% 57% कुल कमाई अपनी जेब में ले जाएं और बॉटम 50% के पल्ले हाथ 13% ही कुल कमाई लगे, तो ये मांग क्या फिर से उठना एक रियलिटी है, एक कड़वी हकीकत है और समय की मांग भी है क्या?
संदीप जी, ये भी एक इंटरप्रिटेशन है जो आप कह रहे हैं, और ये इसका अर्थ भी है। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो क्या होता है कि जब ये न्यू लिबरल इकोनॉमी के बाद जो एस्पिरेशंस का दौर चला, उसमें भले ही आपको कोई चीज मिले या ना मिले, हाँ। लेकिन आप में चाहते हो जाती है कि आप भी ये हो सकते हैं। फिर साइबर स्पेस आ गया, सोशल मीडिया आ गई, सूचनाओं का एक्सप्लोजन हो गया, हाईवेज बन गए, उसके किनारे कुछ नहीं हुआ तो एक पान की दुकान खोल के बैठ जाएंगे। तो लोगों में एक लाइवलीहुड को लेकर के नई आस जगी, और स्टेट सपोर्ट, एक खास तरह से जो डीबीटी आया और ये जो हमारा जो डिजिटल ट्रांसफरेंस आया, उससे जो करप्शन कम हुआ, उससे भी लोगों को लगा कि अरे तो चीजें हमारे पर पास पहुंच रही हैं। बेरोजगारी जो लगातार बढ़ती जा रही है, वो लोग बढ़ रही है। मारामारी कर रहे हैं, ये तो दाखिले और नौकरी के लिए है ना आरक्षण। हाँ, और ये पता है, ये बहुत एक छोटे सेक्शन, छोटे उसके लिए है। यानी आप देखिए प्राइवेट सेक्टर्स, नई तरह की लाइवलीहुड के स्पेस, ये न्यू लिबरल इकोनॉमी ने बड़ी दुनिया खोली हुई है। उस दुनिया की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, बस रिजर्वेशन हो जाए, कितने वो पोस्ट निकलते हैं, कितने पद निकलते हैं। अच्छा, उसमें भी आपने कहा कि जो डोमिनेंट है वो उसका फायदा ले जाता है, हाथ उठा के वही लेता है जिसके पैमाना, जिसके पास शक्ति होती है। तो मराठा में भी मराठा रिजर्वेशन का फायदा उन्हीं को मिलेगा जो कि शक्तिवान है, और पिछड़ी जातियों में जो अभी भी इंडिविजुअल हैं, उनमें कैपेसिटी टू एस्पायर विकसित नहीं है, उन तक वो लाभ पहुंच नहीं पाएगा। तो रिजर्वेशन देके भी आप एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर अपॉर्चुनिटी नहीं करने जा रहे 2024 हैं। के लिए प्रोफेसर बद्री नारायण, इसके मायने क्या हैं? ये सवाल मैं आपसे ब्रेक के बाद पूछने वाला हूं। जो जनता जनार्दन है वो क्या राय रखती है, अपनी राय हमसे साझा कीजिए। लगातार हम नंबर आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। मराठा आरक्षण की भीषण रण होने वाला है क्या? परसों से फिर से आमरण अनशन की धमकी दी जा रही है, लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्या अब ये 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आरक्षण सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर उभरता दिख रहा है, प्रोफेसर बद्री नारायण? जी संदीप जी, मुझे लगता है कि ये एक सबसे बड़ा मुद्दा तो नहीं, लेकिन एक मुद्दा जरूर रहेगा। और ये मुद्दा जो हमारा अपोजिशन है, वो कांग्रेस लेड अपोजिशन, वो उसको बनाना चाहेगी, क्योंकि उसको जो आगे के राज्यों के जो चुनाव है उसमें कई जगहों पर उनके भी ओबीसी लीडर्स है। मध्य प्रदेश, वो राजस्थान में है उनके पास, छत्तीसगढ़ में है, तो वो इसको बनाना चाहेंगे। और ये ओबीसीआइजेशन जो बीजेपी की हो गई है, उसकी भी काट है क्या? एक ब्राह्मण बनिया पार्टी जैसे पिछड़े वर्ग में जैसी सेंधमारी की थी बीजेपी ने, ये रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग भी करने की कोशिश कर रहा है क्या विपक्ष? हाँ, मुझे लगता है वो कर रहा है, लेकिन वो उनको ये समझना होगा कि वो जिस पार्टी के खिलाफ ये स्ट्रेटजी लेके जा रहे हैं, वो पिछले 15-20 सालों में वो एक ओबीसी पार्टी के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गई है। ओबीसी, और उसमें आपने देखा होगा कि एक नक्षत्र है ओबीसी लीडर्स का बीजेपी में, जो विभिन्न लिंग्विस्टिक जोन से आए हुए हैं, और वो एक तरह से डेवलपमेंट प्लस ओबीसी, यानी ओबीसी बॉन्ड डेवलपमेंट। 29 मंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी खुद पिछड़ी जाति से आते आते हैं। जी बिल्कुल। तो उसका काट एक रिजर्वेशन बेस्ड सिंबॉलिक पॉलिटिक्स, पर इसमें थोड़ी सी असमंजस में भी है, इसलिए खुद प्रधानमंत्री को आकर कहना पड़ता है भाई सबसे बड़ी जाति तो गरीब है, तो गरीब कल्याण सबसे बड़ा सामाजिक न्याय है। हाँ, इसलिए संदीप जी, क्योंकि प्रधानमंत्री एक बड़ी सर्किल खींचना चाहते हैं। इन लोगों ने, ये जो अपोजिशन है, उसने एक छोटी सर्किल पे अपने को बना लिया है कि हमारा ओबीसी रिजर्वेशन बड़ा नंबर है ओबीसी, लेकिन उस बड़े नंबर में कितना मिलेगा, कहां मिलेगा और क्यों मिलेगा, ये प्रश्न अभी भी है। तो मुझे ये यक्ष प्रश्न है। और जो आपने एक जो बड़ी बढ़िया बात कही कि सर्कल बड़ा, या मैं उसे आसान भाषा में कह दूं, लकीर कौन बड़ी खींचता है? एक लकीर विपक्ष ने खींच दी है, अब सत्ता पक्ष भी लकीर खींचने की कोशिश कर रहा है। किसकी लकीर बड़ी साबित होती है, ये आने वाला वक्त गवाही देने वाला है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद जनता जनार्दन की राय क्या है इस पर, वो आपसे साझा करूं, और आरक्षण के मुद्दे पर जनता जनार्दन की राय क्या है वो भी आपसे साझा किए देते हैं। प्रतीक हैं, महाराष्ट्र वर्धा के रहने वाले हैं, साफ कह रहे हैं आरक्षण किसी को नहीं देना चाहिए। तो अफर्मेटिव एक्शन कैसे होगी? प्रतीक बाबू अनंतपुर से थाने महाराष्ट्र के हैं, वो कहते हैं आरक्षण के नाम पर जनता में भ्रम फैलाकर वोट बटोरना ही मकसद है। एक और दर्शक है दिलबाग राणा, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा से हैं, आरक्षण पर राजनीति की चुनाव के समय ही क्यों?
ये जायज सवाल है। और एक और दर्शक संतोष कुमार झारखंड धनबाद के रहने वाले हैं, जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अलग अलग राय आ रही हैं और इसीलिए राजनीति भी हावी होती है। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।